खाटू बाबा के आशीर्वाद से रूही को आया होश। होश में आते ही रूही ने नहार को सारी सच्चाई बताती है कि शीतल हमें गुंडों के यहाँ से किडनैप करवा के जान से मरवाना चाह रही थी, लेकिन इसी टाइम पुलिस पहुंच गई। हमारी जान को पुलिस वालों की वजह से गुंडे ने नहीं मार पाए। मैं नदी में गिर गई थी। तभी नहार पुलिस को फोन करके घर पर बुलाता है। शीतल को नहार अब करवाइए अरेस्ट, क्योंकि रूही ने पुलिस वालों के सामने सबूत दिखा करके सारी सच्चाई बताती है। तब पुलिस शीतल को अरेस्ट करके लेकर जाती है, जिससे सोनी पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि सोने का हालात डर के मारा खराब हो जाता है। सोनी सोचती है कहीं हमारा सच शीतल बता न दे पुलिस वालों के सामने, नहीं तो हमें भी जेल जाना पड़ेगा शीतल के साथ में। अब देखना है क्या सोनी अपने आप को बचा पाएगी या नहीं। अब तक सभी यही सोच रहे थे कि रूही एक चिट्ठी लिखकर नहार की जिंदगी से चली जाएगी, लेकिन आगे की कहानी कुछ और ही मोड़ लेने वाली है। असल में रूही और नहार दोनों हालात को अच्छी तरह समझ चुके हैं। वे जान गए हैं कि शीतल जो कुछ भी कर रही है वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इसी वजह से दोनों ने मिलकर तय किया है कि वो शीतल की सारी चालों को उसी के सामने पलट देंगे और उसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। आने वाले समय में सोनी पूरी तरह भावनात्मक उथल पुथल से गुजरती नजर आएगी। एक तरफ वो अपने बेटे नहार को रूही के लिए टूटते हुए देखती है और उसका दिल पसीज जाता है, लेकिन तभी शीतल की बातें उसे अंदर तक हिला देती हैं। शीतल साफ शब्दों में सोनी से कह देती है कि अगर उसने मां बनकर नहार के प्यार का साथ दिया तो अवनी का घर टूट जाएगा। वो ये भी कहती है कि अगर अवनी और ओमिल का रिश्ता बिखरा तो उसका असर सिर्फ अवनी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ेगा। इन बातों के बाद सोनी को लगने लगता है कि उसके सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा है। यहीं से सोनी का रवैया बदलने लगता है। अब उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन दुखी है और कौन टूट रहा है। उसके लिए सबसे जरूरी बस यही रह जाता है कि अवनी और ओमिल का रिश्ता किसी भी हाल में बचा रहे, भले ही इसके लिए किसी और की खुशियों की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उधर नहार को ये एहसास होने लगता है कि सोनी कुछ ऐसा करने वाली है जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच रूही और नहार के बीच एक अनकहा भरोसा और मजबूत हो जाता है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो शीतल की मास्टर प्लानिंग को सबके सामने लाकर रहेंगे, चाहे उन्हें कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। कहानी में दर्द तब और गहरा हो जाता है जब रूही को चोट लगती है। ये चोट सिर्फ उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान पर भी लगती है। रूही की हालत देखकर नहार खुद पर काबू नहीं रख पाता और पहली बार उसका गुस्सा खुलकर शीतल पर निकलता है। नहार पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह शीतल और रूही के बीच की गलत फहमियां दूर हो जाएं और परिवार बिखरने से बच जाए, लेकिन हालात हर बार उसके हाथ से फिसलते चले जाते हैं। घर के अंदर एक और साजिश धीरे धीरे सामने आने लगती है। रोमिल को महसूस होने लगता है कि दादी अब पहले जैसी नहीं रही। घर में बार बार रोमिल का नाम लिया जाना और दादी का बिट्टू के लिए बढ़ता हुआ प्यार ये संकेत देता है कि दादी को कहीं न कहीं सच्चाई का अंदाजा हो चुका है। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब दादी ये ऐलान कर देती हैं कि वो अपनी पूरी संपत्ति और जायदाद बिट्टू को देने वाली है, क्योंकि उसे लगता है कि बिट्टू में उसके पति का अक्स दिखाई देता है। ये बात सोनी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती। वो खुलकर दादी का विरोध करती है और कह देती है कि ये सारी दौलत समर और अवनी के बच्चे की है। इसी बात को लेकर दादी और सोनी के बीच इतना बड़ा टकराव हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से नाराज रहने लगती हैं और घर का माहौल जहर सा हो जाता है। इसी बीच नहार रूही को अपने साथ घर लेकर आता है और कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि शायद हालात संभल जाएंगे, लेकिन रात के सन्नाटे में जब नहार गहरी नींद में होता है, रूही चुपचाप घर छोड़ देती है। उसके कानों में अपने दादू की बातें गूंज रही होती हैं। उसने उनसे पूछा था कि अगर प्यार और आत्मसम्मान में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुना जाए, और दादू ने बिना रुके कहा था कि आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। वही बात रूही को ये फैसला लेने की ताकत देती है। दूसरी तरफ शीतल उस वक्त बुरी तरह घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि नहार की गाड़ी के सामने वाली गाड़ी में रूही बैठी हुई है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं नहार की नजर रूही पर पड़ गई तो उसकी पूरी योजना चौपट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही रूही नहार को आवाज देती है और गाड़ी का दरवाजा खटखटाती है, नहार सब समझ जाता है और उसे वापस घर ले आता है। घर पहुंचते ही हालात फिर से विस्फोटक हो जाते हैं। गुस्से और दर्द में रूही सोनी के सामने अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट रख देती है। ये पल सोनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। रूही साफ कह देती है कि अब वो इस घर में और नहीं रुक सकती। एक बार फिर वो खुद को दोराहे पर खड़ा पाती है कि क्या वो सही कर रही है या नहीं, लेकिन हालात उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं और उसका अचानक यूं चला जाना पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रोमिल, नहार और सोनी तीनों रुचिता को किसी और आदमी के गले लगते हुए देख लेते हैं। कुछ ही पलों में सच्चाई सामने आ जाती है कि बिट्टू रोमिल का बेटा नहीं है।
रुचिता अपने पति के साथ मिल चुकी होती है और उसका इस घर में आने का मकसद सिर्फ रोमिल की प्रॉपर्टी हासिल करना था। उसका प्यार सिर्फ अपने पति के लिए था, बाकी सब उसके लिए एक सोची समझी चाल थी। ये सच्चाई जानकर रोमिल और नहार दोनों टूट जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके भरोसे, उनके रिश्तों और उनके जज्बातों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोनी इन बिखरे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ पाएगी, क्या वो रूही और नहार के बीच बढ़ती दूरियों को खत्म कर सकेगी, या फिर हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो चुकी है। नाहर रूही को बचाकर रूही को लगाया गले। शीतल का सारा सच्चाई आया नाहर के रूही के सामने, क्योंकि शीतल ने रूही को किडनैप करवाकर उन गुंडों के हाथ ही रूही को मरवाना चाह रही थी। क्योंकि शीतल सोच रही थी अगर मैं रूही को नाहर की जिंदगी से हटा दूंगी तो फिर नाहर हमारे साथ जरूर शादी करेगा। लेकिन ये शीतल का प्लान उसी के ऊपर बहुत ही भारी पड़ गया, क्योंकि शीतल अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाई। गुंडे ने खुद सारा सच्चाई नाहर से बताते हैं कि उन लोगों ने किसके कहने पर रूही को किडनैप किया हुआ था, जिससे शीतल के सामने जब गुंडा सच्चाई बताता है कि हमें यही मैडम ने पैसा दी हुई थी रूही को किडनैप करने के लिए, तब नाहर को बहुत ही ज्यादा शीतल के ऊपर गुस्सा आता है। अब नाहर करवा देगा शीतल को पुलिस के हवाले। अगर आप सभी लोग इस मुश्किल घड़ी में नाहर का और रूही का साथ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट नाहर और रूही जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा इस टाइम नाहर को रूही को जरूरत है। और हाँ, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा क्या शीतल को पुलिस के हवाले करवाना चाहिए या फिर उसको इस घर से हमेशा के लिए बाहर कर देना चाहिए। नाहर ने गाड़ी धीरे से रोकी और इंजन बंद होते ही चारों ओर सन्नाटा पसर गया। नाहर ने शीतल की ओर देखकर कहा कि वो यहीं उतर जाए, लेकिन शीतल के लिए ये सिर्फ उतरने का पल नहीं था, बल्कि उसके सारे झूठों की परीक्षा की घड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सड़क से थोड़ी दूरी पर खड़ी दूसरी गाड़ी पर उसकी नजर टिक गई। अंधेरे में वो साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन शीतल अच्छी तरह जानती थी कि उसके अंदर कौन है, रूही। ये एहसास होते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गई कि अगर नाहर की नज़र एक बार भी उस तरफ चली गई तो उसकी सारी साजिशें पल भर में उजागर हो जाएंगी। नाहर जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा, शीतल के दिमाग में एक ही ख्याल कौंधा, कुछ भी करके उसका ध्यान वहीं रोकना होगा। उसने जानबूझकर संतुलन खोने का नाटक किया और अगले ही पल गाड़ी के दरवाजे के विंडो फ्रेम पर अपना सिर पूरी ताकत से दे मारा। तेज आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई गूंज उठी। शीतल दर्द से चीख पड़ी और खुद को बेहद कमजोर दिखाते हुए नीचे की ओर झुक गई। नाहर घबरा गया। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसे थाम लिया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन शीतल आंखें मूंद कर कराहने लगी और टूटी सी आवाज में बोली कि उसे बहुत चक्कर आ रहा है और शायद सिर जोर से लग गया है। नाहर पूरी तरह उसी में उलझ गया। वो उसे सहारा देकर खड़ा करता है, पानी निकालता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। उसका सारा ध्यान शीतल पर केंद्रित हो जाता है। ठीक पीछे कुछ ही कदमों की दूरी पर उसी अंधेरी गाड़ी के अंदर रूही अब भी बेसुध पड़ी हुई थी। उसका सिर एक तरफ झुका था, चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें बहुत हल्की चल रही थी। नाहर की नजर उस ओर अब भी नहीं जाती। ये देखकर शीतल के दिल को पल भर के लिए राहत मिलती है। उसे लगता है कि उसका नाटक काम कर गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। गाड़ी के अंदर रूही की उंगलियां हल्के हल्के हिलती हैं, उसकी पलकें फड़कने लगती हैं और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। सब कुछ धुंधला दिखता है। सिर में तेज दर्द है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है, नाहर। उसे एक झलक से ही उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो पूरी ताकत लगाकर कांपती हुई आवाज में उसका नाम पुकारती है। पहली पुकार बहुत कमजोर होती है, लेकिन दूसरी बार आवाज में दर्द और बेबसी साफ सुनाई देती है। तीसरी बार रूही पूरी ताकत से चीख पड़ती है। उस आवाज को सुनते ही नाहर जैसे पत्थर का हो जाता है। वो ठिठकता है, फिर धीरे धीरे पलटकर उस दिशा में देखता है जहां से आवाज आई थी। जैसे ही उसकी नजर उस गाड़ी पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और कांपते होठों से बस एक नाम निकलता है, रूही। शीतल का दिल बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। उसी पल गाड़ी में बैठे गुंडे हालात भांप लेते हैं। वे घबराकर इंजन स्टार्ट करते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। नाहर एक पल भी नहीं गंवाता। वो पूरी ताकत से दौड़ता हुआ गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। ब्रेक की तेज आवाज के साथ गाड़ी रुकती है और गुंडे उसे हटने की धमकी देते हैं, लेकिन नाहर टस से मस नहीं होता।
गुंडे गाड़ी से उतरते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। सुनसान सड़क पर घूंसे और लातें चलने लगती हैं। नाहर अकेला होता है, उसे चोटें भी लगती हैं। वो गिरता है, फिर उठता है, लेकिन उसकी नजर हर पल रूही पर टिकी रहती है। दर्द और थकान के बावजूद वो हार नहीं मानता। आखिरकार वो अपनी आखिरी ताकत जुटाकर गुंडों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। डरकर वे वहां से भाग निकलते हैं। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा जाता है। नाहर लड़खड़ाते कदमों से उस गाड़ी तक पहुंचता है, दरवाजा खोलता है और रूही को देखता है। उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उससे कहता है कि अब वो उसे कहीं नहीं जाने देगा और अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। रूही उसकी छाती से लगकर रो पड़ती है, जैसे सारा डर, सारा दर्द उसी पल बाहर आ रहा हो। थोड़ी दूरी पर खड़ी शीतल ये सब देखती रहती है। उसकी आंखों में डर, पछतावा और हार एक साथ झलकते हैं। उस अंधेरी रात में साजिश हार जाती है और सच जीत जाता है।